डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का जो टर्म 1 के लिए एग्जाम हुआ था 2022 में। और ये क्लास 10th के लिए था। क्लास 10th का टर्म 1 साइंस ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम हुआ था टर्म 1 का, उसका 27 मार्च के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 27 मार्च को आप सभी का एग्जाम साइंस का होने वाला है। तो एक एक करके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर तक। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। तो 27 मार्च के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समय आपको मिला था इसमें 1.5 घंटा का और 40 नंबर था टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर 40 क्वेश्चन पूरा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण जो है वो किस प्रकार का प्रतिबिंब हमेशा बनाता है? तो उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा जो है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। दूसरा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो गोलीय दर्पण का फोकसांतर जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना होता है? आधा होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण का जो फोकसांतर होता है उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो होती है ऋणात्मक, ठीक है। और अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो होता है धनात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हुई ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हुई ये धनात्मक, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में मतलब सैलून में जो है किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सैलून में जो है आपको आपका चेहरा बड़ा दिखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया था, क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो चौथा का हो जाएगा एक। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो गोलीय लेंस जो है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। गोलीय लेंस तो पांचवा का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। छठा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, मतलब उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वस्तु आपका लेंस और एफ के बीच में हो, ठीक है। लेंस और फोकस के बीच में अगर वस्तु रहेगी तो उत्तल लेंस जो है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा उत्तल लेंस कब? जब लेंस और फोकस के बीच में आपका प्रतिबिंब रहेगा। तो छठा का हो जाएगा तीसरा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो मुड़ जाती है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण हवा से मतलब सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो वो किधर जाती है? अविलंब की तरफ मुड़ जाती है, अविलंब की तरफ, ठीक है। मतलब अगर आपका बीच में दर्पण है यहाँ पर और अगर यहाँ से आ रहा है तो ये अविलंब की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो सातवां का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आठवां नंबर है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी सवाल है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डाईऑप्टर। तो आठवां का हो जाएगा 4 नंबर। नौवां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है, मतलब मानव नेत्र में कौन सा लेंस आपका होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। मानव नेत्र में कौन होता है? उत्तल लेंस। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को क्या चीज नियंत्रित करती है? मतलब द रेडियस ऑफ कन्वेक्टर ऑफ द लेंस ऑफ आई ऑफ कंट्रोल बाय, मतलब आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, क्या चीज नियंत्रित करती है? तो आपका हो जाएगा पक्षमाभी मांसपेशियां, सिलेरी मसल, ठीक है। सिलेरी मसल जो है वही नियंत्रित करती है इसको। तो 10वां का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 11 नंबर है, स्पष्ट इस दृष्टि की अधिकतम मानक दूरी क्या है? अधिकतम मानक दूरी, तो अधिकतम मानक दूरी होती है अनंत और न्यूनतम मानक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगर न्यूनतम बोलता तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाता और अधिकतम बोला है तो 4, मतलब चौथा अनंत हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इसके लिए, ताकि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाए। तो 12 का हो जाएगा पहला। और अगर उत्तल लेंस का उपयोग किस चश्मे किसके लिए किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष के लिए। और जरा दृष्टि दोष के लिए किया जाता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों, मतलब बाइफोकल लेंस, ठीक है। बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। आगे, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना, तो तारे का टिमटिमाना दिखाता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन। तो 13 का हो जाएगा दूसरा।
14 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोला किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। जब कोई भी अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें जो पदार्थ भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। रिएक्टेंट, एजेंट बोल देंगे इसको, मतलब रिएक्टेंट्स, अभिकारक, ठीक है, अभिकारक हो जाएगा। फिर 15 नंबर क्वेश्चन, समीकरण CaCO3 और CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये है जो वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है दो पदार्थ आपस में टूट रहा है, ठीक है। और जब दो पदार्थ टूटता है तो क्या बनता है, वियोजन अभिक्रिया। और दो पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इधर जो है इसको संयोजन बोलेंगे और इधर वाले को वियोजन बोलेंगे, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। दूसरा 16 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो 16 नंबर का हो जाएगा हमारा पहला नंबर आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसका ऑप्शन जो है सेकंड नंबर ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu जो है यह अभिक्रिया नहीं होगा। तो 17 का हो जाएगा दूसरा नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है, निम्न में कौन सा संतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है 3Fe प्लस 4H2O बराबर, ठीक है। तो Fe है प्लस O4, तो O4 यहाँ लग जाए, 4H2 लग गया, 4H2 और O4 लग गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये संतुलित है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा तो हो चुका है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया ZnO प्लस CO में किसका उपचयन हुआ है। तो यहाँ पर C का उपचयन हुआ है, ठीक है। C का जो है वो उपचयन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर C गायब है, ठीक है। C जो है, C किसी के साथ मिलकर रिएक्ट कर लिया है, तो C जो है, C किसी के साथ O के साथ मिलकर रिएक्ट किया है, तो C का अपचयन हो चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को क्षार जो है वो बेस जो होता है, ठीक है, एल्काई, एल्काई जिसको बोलते हैं, तो क्षार जो है एल्काई वो आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका हो जाएगा 20 नंबर का हो जाएगा आंसर आपका दूसरा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल आपका हो जाएगा CH3 COOH, CH3 COOH, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न, अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन और ऑक्सीजन माइनस आयन और OH हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन प्लस आयन। तो अम्ल के जलीय विलयन में H प्लस आयन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 22 का हो जाएगा 1। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और इसलिए ही दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा, इसलिए इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो 23 का हो जाएगा दूसरा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय विलयन जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो सॉरी स्टूडेंट। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो 24 का हो जाएगा दूसरा। 25 नंबर कौन अधिक क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान का ज्यादा होगा वो अधिक ज्यादा क्षार होगा, और पीएच मान कम होगा तो वो अम्लीय होगा। और पीएच मान जिसका 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो क्षार होता है ना ही अम्ल होता है, ठीक है। पीएच मान जिसका 7 होता है वो उदासीन होता है। तो कौन अधिक क्षारीय है, तो pH 14 जो है वो अधिक ज्यादा क्षारीय, ज्यादा से ज्यादा क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, CaOCl2। 26 का हो जाएगा तीसरा। 27 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आपका कार्य जब होता है तो उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जल से जो है ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, जल से। तो आपका 27 का हो जाएगा 1। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है। अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो एथिल एल्कोहल बनता है, एथाइल एल्कोहल बनता है अनोक्सी श्वसन में, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा दूसरा आंसर। 29 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम। तो 29 का हो जाएगा दूसरा नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका प्लाज्मा, दूसरा है सीरम, तीसरा लसिका और चौथा है धमनी। तो रुधिर के तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, रुधिर के जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की जो संख्या होती है
वो 2 होती है, ठीक है? 2 होती है दोस्तों। तो चैम्बर्स बोलते हैं इसको। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ ए फिश इज, मछली के हृदय में। तो मछली के हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किसका तंत्र का भाग है? जो आपका दिया है पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का और परिवहन का। तो वृक्क जो होता है, किडनी जो होता है, वो उत्सर्जन का भाग होता है, ठीक है? उत्सर्जन का। तो 32 का तीसरा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो मैग्नीशियम आपका जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम है जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? तो हाइड्रा में होता है दोस्तों, ठीक है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग किसके द्वारा होता है? तो एड्स रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है, मतलब वायरस के द्वारा, ठीक है? एड्स जो है वो वायरस के द्वारा फैलने वाला विषाणु ये रोग है, तो वो हो जाएगा विषाणु। 35 का दूसरा। 36 है, परागकोश में होते हैं। परागकोश में क्या होता है? तो परागकोश में आपका परागकण होता है, ठीक है? पोलेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। 36। 37 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय का जो उदाहरण आपका दिया गया 4 ऑप्शन, उसमें होता है फल, बीज, बीजांड और इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है, ठीक है? फल जो है वो पूर्ण विकसित अंडाशय है, जिसको फ्रूट बोलेंगे। आगे है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत वैसा होता है जो शीघ्र ही या आने वाले समय में जो है समाप्त हो सकता है। उसको उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो इसमें ऑप्शन दिया है पवन, कोयला, सूर्य और जल। तो ना तो पवन खत्म होगा, ना सूर्य खत्म होगा, ना ही जल खत्म होगा। तो कोयला क्या है? अनवीकरणीय, ठीक है? तो कोयला हो जाएगा यहाँ पर। और नवीकरणीय क्या हो जाएगा? तो पवन, सूर्य और जल क्या हो जाएगा आपका? नवीकरणीय। तो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? नॉन रिन्यूएबल, जिसको नहीं रिन्यूएबल किया जा सकता है, तो कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम लोग सौर सेल कहते हैं, ठीक है? सोलर सेल, सोलर सेल बोलते हैं जिसको सौर ऊर्जा को सीधे हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट और अंतिम सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः जैव गैस संगठक है? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मेनली द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। तो बायोगैस का मतलब जैव गैस का संगठक कौन सा है? तो मेथेन, CH4, ठीक है? मेथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4। तो आपका मेथेन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सारा, जो 1 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आगे आने वाली वीडियो में आपको 2022 का जितना भी एनुअल एग्जाम हुआ था सेकेंडरी एग्जाम टर्म 1 के लिए, तो सारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये वीडियो साइंस का था, और आगे वाली वीडियो में सोशल साइंस, फिर मैथ, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, सारे वीडियो मैं इसमें लाऊंगा। और प्लस साथ में आपको जो मॉडल सेट आपका 2022 में आया था वो भी सारा सॉल्व करवाऊंगा। 2022 का मॉडल सेट पूरा पाँचों सेट, हर सब्जेक्ट का पाँचों पाँचों सेट, और 2023 का जो मॉडल सेट आएगा 100। और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका चैप्टर दिया गया है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या तो फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी चैप्टर हैं ऑब्जेक्टिव वाले, सारे का मैं फुल डिटेल्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिलवाऊंगा, ठीक है दोस्तों? क्योंकि इस बार आप सभी समझ लीजिए कि आपको 490 नंबर या तो कम से कम आपको 95% मार्क्स इस बार लाने हैं, ठीक है दोस्तों? और अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी बेहतरीन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, और आपको पूरा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों, ताकि सभी के पास इस तरह की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।